Hello students, welcome to Learning Together. Students, we will discuss about the chapter The Enemy in Vistas written by Parla S. Buck. तो बच्चों आज हम क्लास 12th की द एनिमी चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों हम सबसे पहले ये जान लें कि ये जो स्टोरी है ये स्टोरी किस पर बेस है। तो इसमें ये हम देखते हैं जब वर्ल्ड वार हुआ था और जब जापान और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन थे, तो पर्ल एस बक ने अपने इस स्टोरी में, अपने इस कहानी में उसको दिखाया है। पर्ल एस बक ये हैं जो ये अमेरिकन नॉवलिस्ट थी। इन्हें नोबेल प्राइज़ और पुलित्ज़र प्राइज़ से भी नवाजा गया है। ठीक है, अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। अब ये कहानी शुरू होती है जापानी दृश्य से, जो कि एक जापान के एक डॉक्टर हैं साडो हाकी। उनका घर एक वर्गाकार पत्थर पर बना हुआ मकान है। वो बहुत सुंदर सा था और जिसके किनारों पर देवदार के वृक्ष थे और जो काफ़ी ऊंची चट्टानों पर स्थित था। साडाओ के जो पिता थे वो अपने पुत्र को शिक्षा के लिए पढ़ने के लिए अमेरिका भेजते हैं। तो जो साडाओ के पिता हैं वो बहुत ही, मतलब हम कह सकते हैं कि गंभीर, न हंसने वाले, न बातचीत करने वाले, एक बहुत ही सिंसियर टाइप के इंसान हैं। तो वो चाहते हैं कि उनका बेटा खूब पढ़े। तो 22 वर्ष में जो उनके बेटे होते हैं साडाओ, वो अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं ताकि वो वहाँ पे शल्य चिकित्सा और औषधि विज्ञान के विषय में सब कुछ सीख लें जो कि वहाँ पर पढ़ा जा सकता था। अब साडाओ वहाँ पर पढ़ के 30 वर्ष की आयु में वो वापस आते हैं। अब वह केवल एक शल्य चिकित्सक ही नहीं थे, अपितु एक वो वैज्ञानिक भी हो गए थे। तो हम देखते हैं साडाओ एक वैज्ञानिक और शल्य चिकित्सक के रूप में आते हैं। विश्व युद्ध का समय चल रहा होता है। जापान का अमेरिका से युद्ध चल रहा था। डॉक्टर साडाओ को सैनिकों की टुकड़ियों के साथ विदेश नहीं भेजा गया था। ठीक है, तो एक वृद्ध सेना नायक होते हैं, उनकी जो जनरल होते हैं, उनकी जो चिकित्सा थी वो जारी थी और उसके लिए शल्य क्रिया की आवश्यकता भी पड़ सकती थी। तो इस चक्कर में जो साडाओ थे उनको जापान में ही रखा गया था। साडाओ ने देखा कि धुंध के तट के समीप छोटे द्वीप को अपने आगोश में ले लिया, मतलब कि धुंध हो रही है और यह जो धुंध है यह रेंगती हुई उनके मकान से नीचे आ गई है। उसकी पत्नी आई और अपना हाथ बाजू पर रखा तथा प्रसन्नता प्रदान की, मतलब कि वह उनके लिए एक अच्छे पल थे, पति और पत्नी के लिए। इसी समय उन दोनों ने एक व्यक्ति को उस धुंध से बाहर आते हुए देखा। मतलब धुंध का मतलब कि जैसे आप देखते हैं कि कोहरा जैसा लगा रहता है, तो एक उस धुंध से एक व्यक्ति बाहर आते हुए उन्होंने देखा, साडाओ और उनकी पत्नी ने। वह लड़खड़ा रहा था। फिर उस जो कोहरा था, जो धुंध छाई हुई थी, तो उस धुंध ने फिर अपनी आगोश में उसको ले लिया था। मतलब वो हल्का दिख रहा था और वह व्यक्ति और हल्का नहीं दिख रहा था। फिर उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति अपने हाथों और घुटनों के बल से रेंगते हुए चलने की कोशिश कर रहा है और फिर वह मुंह के बल वहीं पर गिर गया था और लेटा रहा। तो उन्होंने सोचा, साडाओ ने सोचा कि यह संभवतः कोई मछुआरा होगा, क्योंकि वह एक समुद्र के किनारे पर रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि मछुआरा होगा और अपनी नौका से बह गया होगा। तब जब जब वो उसके समीप आए तो उन्होंने देखा कि वो घायल स्थिति में था और बहुत ही शिथिल और गतिहीन पड़ा हुआ था। तो उन्होंने उसका चेहरा देखा। हाना ने कानाफूसी की कि वह एक गोरा व्यक्ति था। अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड वार चल रहा है वो अमेरिका और जापान के बीच में, बहुत उनकी जो आपसी जो दुश्मनी थी उसको इसमें दिखाया है। तो अब जो डॉक्टर था वो हो गया जापानी और जो वो आदमी था वो कहाँ का था, अमेरिका का था। अब जैसे ही उसको स्पर्श किया तो साडाओ ने पहले उसके जख्म को खोजा और उसको जैसे स्पर्श किया तो बहुत सारा खून बह निकला था।
इस खतरनाक रक्तस्राव को रोकने के लिए अ, उसने समुद्री काई को निकाला, जो समुद्र में काई लगी होती है उस काई को निकाला और उसके जो जख्म में उसको डाल दिया। वह व्यक्ति बेहोश था, उसको होश नहीं थी। तो वह अपनी अचेतन स्थिति में ही उस दर्द से बहुत ज़ोर से कराह रहा था, लेकिन वो जाग नहीं पा रहा था। अब साडाओ बुदबुदाया। साडाओ ने कहा, हम इस व्यक्ति का क्या करें? उसने कहा कि एक काम यह कर सकते हैं कि वह उस व्यक्ति को सोच रहे थे, मतलब जो साडाओ थे वो सोच रहे थे कि इस व्यक्ति को हम वापस इस समुद्र में फेंक देते हैं। अब जो उनकी पत्नी हाना थी वो उससे सहमत हो गई थी। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि हम इसका इलाज नहीं कर सकते कि वो अमेरिकन है और हम जापानीज़ हैं। तो साडाओ ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कहा कि बहुत एक कठिन, एक विषम परिस्थिति है। मैं एक डॉक्टर हूँ, उस हिसाब से मेरा मन यह मुझे आदेश नहीं देता है कि उसको फेंका जाए, लेकिन यह क्या है, एक अमेरिकन है, तो हम इसकी हेल्प भी कैसे कर सकते हैं। तो वह बहुत एक धर्म संकट में फंस गए थे। अगर वह उस व्यक्ति को अपने घर पे शरण देते तो वो पकड़े जाते, और अगर वह कैदी के रूप में सौंप देते उस व्यक्ति को, क्योंकि वो बहुत वुंडेड था, वो इंजर्ड था बहुत, वो बहुत घाव से भरा हुआ था, उसको अगर सौंपते, वो सौंपने तक ही वो मर भी जाता, उसकी ऐसी स्थिति थी। अब वह बहुत परेशान होकर उसको घूर रहे थे अब कि क्या किया जाए। फिर उन्होंने यह ज्ञात करने की चेष्टा की कि वह आदमी काम क्या करता था। अब उसको देख रहे थे, वो घूर के देख रहे थे, तो सॉरी फॉर इंटरप्ट। तो वह देख रहे थे उसको, उसकी आंखों को देख रहे थे, उसकी भाव भंगिमा देख रहे थे, उसके चेहरे को देख रहे थे, तो वह उन्हें पूरी तरह से अमेरिकन दिखाई पड़ रहा था। टूटी फूटी पुरानी टोपी पर हल्के धूमिल अक्षर थे, यूएस नेवी। जो उस व्यक्ति ने पहने हुए थे उसमें यूएस नेवी लिखा हुआ था। वो बहुत धूल से भरी भरी हुई कैप थी। अब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे साडाओ कि वह अमेरिकी युद्धपोत का एक नाविक है। यह व्यक्ति एक युद्धबंदी था जो किसी तरह से बच निकलने की कोशिश में घायल हो गया था, और वहाँ से लेकिन ये बच निकला था, लेकिन इसके पीठ में बहुत सारे घाव हो गए थे। हाना ने साडाओ से पूछा कि क्या वह वापस उसे समुद्र में रख पाएंगे। साडाओ हिचकिचाए। यदि वह व्यक्ति पूर्ण होता तो बिना किसी कठिनाई से उसे पुलिस को सौंप दिया जाता, यानी वह घायल नहीं होता तो उसको पुलिस को आराम से हम दे देते, लेकिन अभी वो घायल है, तो कुछ सोच विचार के निर्णय निकालते हैं, यह साडाओ ने कहा हाना से। तो अब क्योंकि अमेरिकन जापान के शत्रु थे उस समय, तो वह भी उसका शत्रु था। एक अगर एक प्रकार से हम देखते हैं तो साडाओ जापान के थे और वह व्यक्ति अमेरिका का था, तो वह एक दूसरे के क्या हो गए थे, शत्रु हो गए थे। अब किंतु वह घायल था तो साडाओ उसको समुद्र में भी नहीं फेंक सकते थे। हाना ने कहा कि अब एक एक ही बात शेष थी कि अब हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, उसे हम अपने घर में ले जाते हैं और अपने सेवकों की जो और आपस वहाँ पर उनके और अन्य सेवक हैं, उनके घर में और लोग हैं, उनको विश्वस्त कर देंगे कि यह बात पुलिस को अभी न बताई जाए, या उसे अगर हम लोग पुलिस को अगर ये पता चल गया तो क्या होगा, सब लोग खतरे में पड़ जाएंगे। तो उन दोनों ने मिलकर डॉक्टर साडाओ और हाना ने मिलकर उस व्यक्ति को उठाया। वो काफ़ी हल्का था और उसे सीढ़ियों से ऊपर एक कमरे में ले गए, तो जो कमरा एक खाली शयन कक्ष था। क्योंकि वह व्यक्ति बहुत गंदा हो रहा था, तो साडाओ ने कहा कि सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, नहलाना चाहिए, नहला धुला के उसको साफ़ कर देना चाहिए। यदि हाना पानी ले आएगी तो उसको साफ़ कर देगा। तो हाना उसका इस व्यक्ति को इस प्रकार से स्पर्श करना नहीं चाहती थी। उसने प्रस्ताव दिया कि वह नौकरानी यूमी को बताएगी। तो उस हाना ने कहा कि हाँ, मैं पानी की व्यवस्था करती हूँ, और जो उनकी नौकरानी यूमी थी उसको वह बताएगी। साडाओ ने अन्य सेवकों को सूचित करने का उत्तरदायित्व लिया। उसने कहा ठीक है, यूमी को तुम बताओ और अन्य लोगों को मैं बताऊंगा और उनका विश्वास हासिल करूंगा ताकि वह पुलिस तक इस इन्फॉर्मेशन को न दें। अब जो वह व्यक्ति था वह बेहोश था, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। तो
साडाओ उसकी स्थिति को देख के द्रवित हो चुके थे। तो वह पहले झुके। सबसे पहले साडाओ ने उस व्यक्ति की नब्ज देखी। नब्ज हल्की थी लेकिन चल रही थी। ठीक है। उसने उस व्यक्ति की ठंडी छाती पर भी हाथ रखा। उसका हृदय अभी भी जीवित था। साडाओ ने कहा, यदि उसकी शल्य क्रिया नहीं की गई तो वह मर जाएगा। वह व्यक्ति अत्यंत युवा था, शायद 25 वर्ष के आसपास का होगा। सबसे पहले उस व्यक्ति को नहलाना था, किंतु सेवकों ने उस पर हाथ लगाने से इनकार कर दिया। वह नहीं चाहते थे, जो उनके साडाओ के जो नौकर थे, जो उनके साथ काम करते थे, वह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि साडाओ अपने शत्रु का इलाज करके उसको ठीक करे। हाना ने खुद उस व्यक्ति को धोया और उस तब तक साफ़ किया जब तक कि उसके शरीर का ऊपरी भाग पूरी तरह से साफ़ नहीं हो गया। साडाओ ने अपने औजार एक जीवाणु रहित तौलिए पे रखे। वह सावधानी से उस व्यक्ति की पीठ धोने लगा। उसने हाना से कहा, यदि आवश्यकता पड़े तो वह उसे चेतना शून्य करने की औषधि दे दे। हाना का गला सध गया था। अपने हाथ कसकर मुंह पर रखे और बाहर दौड़े आई। मतलब कि उस आदमी से इतनी बदबू आ रही थी, इतनी उसके जो घाव थे उससे बदबू आ रही थी। तो हाना को मतलब उबकाई आ गई थी और वो दौड़ के बाहर चली गई। उसने हाना ने पहले सब आज इससे पहले कभी शल्य क्रिया देखी भी नहीं थी। ठीक है। साडाओ ने बहुत शीघ्रता से काम किया। हाना भीतर फिर अंदर आ गई। साडाओ ने उससे कहा कि वह रुई को भिगोकर उसके नथुनों के पास पकड़ के रखे। जब वह बुरी तरह से सांस लेने लगे तो इसे थोड़ा दूर हिला के रख देना। फिर साडाओ अपने काम में व्यस्त हो गया। हाना भी उसका पर बिल्कुल बराबर से सहयोग कर रही थी। उसने अपने औजार की नोक को किसी कठोर वस्तु से टकराते हुए महसूस किया, जो साडाओ ने। ठीक है। तो उसके जो औजार उसके गुर्दे के बिल्कुल समीप था उस व्यक्ति के। फिर स्वच्छतम एवं सर्वोत्तम सटीक चीरा लगा और एक गोली उसने साडाओ ने बाहर निकाली। व्यक्ति कांपा, किंतु अभी भी वो बेहोश था। ठीक है। साडाओ ने उसे एक सुई लगा दी तथा उस व्यक्ति की नब्ज अधिक मजबूत हो गई। ठीक है। अब हम देखते हैं, हाना को स्वयं ही उस व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा करनी पड़ी, क्योंकि कोई भी सेवक उस कमरे में प्रवेश नहीं करना चाह रहा था और उन्होंने मना कर दिया था। वह व्यक्ति दिन पर दिन स्वस्थ होता गया। सेवकों ने निश्चय किया कि यदि उनका स्वामी उस शत्रु को वहाँ पर छिपा कर रखेगा तो वह उसको छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जो साडाओ था, उनका हृदय एक डॉक्टर था। वह उसी हृदय से उसको, जो कैदी था, उसको आराम दे रहे थे। ठीक है। तो अब क्या हुआ, 7वें दिन सेवक एक साथ सब चले गए। ठीक है। उस कैदी के लिए भोजन लाया गया। वापस आने पर उसने साडाओ से पूछा कि वह साफ साफ क्यों नहीं देख पा रहे हैं जो उन्हें देखनी चाहिए। अब दिन के समय क्या हुआ, सरकारी वर्दी पहने एक संदेशवाहक आया। डॉक्टर साडाओ को तुरंत महल में आने को कहा, क्योंकि वृद्ध जनरल को पीड़ा हो रही थी। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि जो साडाओ थे उन्हें अमेरिका नहीं भेजा जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर एक जो जनरल थे उनको पीड़ा थी और उनको कभी भी शल्य चिकित्सा की आवश्यकता पड़ रही थी। तो जब उस जनरल की पीड़ा के लिए बुलाया गया तो तब हाना ने चैन की सांस ली, क्योंकि हाना सोच रही थी कहीं इस कैदी के बारे में उन्हें पता तो नहीं चल गया। ठीक है। तो जब साडाओ उसे अलविदा कहने के लिए आया तो उसने अपना भय प्रकट किया। तब हाना ने सोचा कि मैंने ऐसा सोचा कि कहीं आपको ये पकड़ने तो नहीं आए हैं। तो साडाओ ने वायदा किया कि उसकी खातिर वह व्यक्ति से पिंड छुड़ाएगा। अब वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा तो हम उसको अलग कर देंगे। साडाओ ने जनरल को उस व्यक्ति के विषय में बताया जिसकी उसने शल्य चिकित्सा की थी। जनरल ने स्वीकार किया। अब साडाओ, जब जनरल की शल्य चिकित्सा हो की थी तो उस जो जनरल था, साडाओ ने अपनी बात धीरे धीरे से जनरल के सामने रखी। जनरल ने हाँ इस बात को स्वीकार कर लिया था कि साडाओ के लिए उस समय वो जरूरी था, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। ठीक है। जनरल ने वायदा किया कि वह अपने निजी हत्यारे को उस व्यक्ति को मारने तथा उसका शरीर वहाँ से हटाने को भेज देगा। तब साडाओ से कहा कि जब वह गोरा व्यक्ति सो रहा हो तो उसके कक्ष का बाग
की ओर से बाहर का दरवाज़ा खुला छोड़ दें। ठीक है, इस योजना को सोचता हुआ साडाओ अपने घर गया। वह अब उसने सोचा कि वो हाना को कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, तो अब जो वो अमेरिकन था वो बिस्तर से बाहर तथा बाग में जाने की तैयारी करते हुए देख के उसको आश्चर्य हुआ, क्योंकि अब उसको होश आ गया था। ठीक है, उसने शिकायत किया। एक तरफ के पहलू से देखा तो उसकी मांसपेशियां क्या थी, सख्त थी। डॉक्टर साडाओ ने कहा कि व्यायाम तथा मालिश से तुम्हारी ये जो मांसपेशियां हैं ये इसमें लचीलापन आएगा और धीरे धीरे अपना काम करेगा। फिर उसने उस अमेरिकन से कहा कि वह सो जाए। अगले दिन क्या होता है, साडाओ अतिथि कक्ष में गया तो उसे सोते हुए पाया। दूसरी रात भी बीत गई। वह जो नवयुवक था, अमेरिकन था, वो अभी भी वहीं था। अब उसने दाढ़ी बढ़ा ली, अपनी दाढ़ी वाड़ी बना ली और उसके चेहरों में, उसके गालों में अब हल्की सी रंगत थी। उसका स्वास्थ्य ठीक हो रहा था। डॉक्टर साडाओ ने फिर उसको बताया कि उस समय बिल्कुल ठीक था जब उसने प्रस्ताव किया कि वह रात को अपनी नौका तट पर रखेगा। इसमें भोजन के अतिरिक्त वस्त्र भी होंगे। मतलब अब वो उससे जाने के लिए कह रहा था और वह कह रहा था कि उसमें उसके लिए भोजन तथा वस्त्र, ये भी चीज़ें भी रखी जाएंगी। टॉम टॉम उसका नाम है, जो अमेरिकन प्रिजनर था। ठीक है, टॉम उस छोटे द्वीप, वही जो घायल व्यक्ति है उसका नाम टॉम करके फिर इसमें बाद में दिया हुआ है। टॉम उस छोटे द्वीप तक नाव खेने में समर्थ हो सकेगा जो तट से अधिक दूर नहीं है, क्योंकि अब साडाओ की चिकित्सा ने उसे सक्षम बना दिया था। और जो द्वीप जहाँ वो जाना चाह रहा है वहाँ वो आराम से अपनी नाव को चला पाएगा। वहाँ कोई भी नहीं रहता, क्योंकि तूफान में वह डूब जाता है। अब तूफान की ऋतु भी नहीं थी। ठीक है, अब वो अपनी नाव चला सकता था। वह वहाँ तक कब तक निवास कर सकता था, जब तक किसी कोरियाई मछली पकड़ने की नाव को गुजरते न देखे, क्योंकि वो उसके बच निकलने का सही टाइम था। अब जैसे ही अंधेरा स्टार्ट हुआ, साडाओ ने नवयुवक के बच निकलने की तैयारी कर दी थी। उसने अपनी तीव्र प्रकाश की बैटरी उसे दी। साडाओ ने कहा कि यदि भोजन समाप्त हो जाए तो वह सूर्यास्त के समय 2 बार प्रकाश की चमक करे। यदि वह वहीं हो तथा सकुशल हो तो उसे केवल एक बार संकेत करना था। मतलब जो उसने बैटरी दे रखी थी वो सिग्नल के तौर पे दी थी, ताकि साडाओ को उसकी दूर से जानकारी हो सके। उसने उसे चेतावनी दी कि वह अंधेरे में सिग्नल न करे, क्योंकि वह अगर अंधेरे में करेगा तो देख लिया जाएगा। अब उस कैदी को जापानी वस्त्र पहनाए। क्यों इसलिए पहनाए, क्योंकि अगर वो भाग रहा था, अगर वो अमेरिकन अपने ही उस पर रहता तो वह पकड़ा जाता। उसके लाल बालों वाले सिरे पर काला वस्त्र लपेट दिया गया। उसने नाव तक का मार्ग ढूंढ लिया था। साडाओ ने तब तक प्रतीक्षा की जब तक उसने तट से एक संकेत रूपी चमक न देख ली। वह जब तट से उसने जो बैटरी को नहीं देखा साडाओ ने, तब तक उसका वेट किया। रात को डॉक्टर साडाओ को जर्नल की एक आपातकालीन शल्यक्रिया के लिए बुलाया गया। इसमें उसकी पित्त की थैली शामिल थी, मतलब जो जर्नल थे उनकी। 12 घंटों तक साडाओ को यकीन नहीं था कि जर्नल जीवित रह पाएगा। फिर वो गहरी सांस लेने लगा तथा भोजन मांगने लगा। साडाओ हथियारों के विषय में नहीं पूछ पाया। जहाँ तक वो जानता था वे सभी आए ही नहीं। सेवक लौट आए थे, कक्ष साफ कर दिया गया था। शल्यक्रिया के एक सप्ताह के बाद साडाओ ने महसूस किया कि अब जनरल इतना ठीक था कि उसे अब कैदी के बारे में उस जो जनरल था उससे अच्छी तरह से बात की जा सके। एक बार पहले भी कोशिश की थी साडाओ ने बात करने की, पर जो जनरल था वो अपने सेंस में नहीं था, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो अब जनरल ठीक होने लगा था। तो अब साडाओ ने क्या सोचा कि उसने महसूस किया कि अब जनरल से उस कैदी के बारे में मैं बात करता हूँ। साडाओ ने उसे सूचित किया कि कैदी निकल भागा था। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि साडाओ ने उसे खुद भगवाया था। ठीक है, जनरल ने डॉक्टर से पूछा कि क्या उसने उस व्यक्ति को डॉक्टर के लिए मारने का वायदा नहीं किया था। फिर उसने सत्य स्वीकार किया। वह काफ़ी कष्ट भोग रहा था, अतः उसने अपने अतिरिक्त किसी अन्य की बात के बारे में सोचा भी नहीं। वह अपना प्रण भूल गया था। उस रात साडाओ ने गोधूली के समीप द्वीप से प्रकाश की प्रतीक्षा की। कोई भी प्रकाश नहीं आया। इसका मतलब था कि वह कैदी अब दूर चला गया है, सुरक्षित था। साडाओ आश्चर्य करता रहा कि वह नवयुवक को क्यों नहीं मार पाया।
यद्यपि गोरे व्यक्ति विकर्षक होते थे। तो हम इसमें कहानी में बच्चों हम देखते हैं कि जो डॉक्टर साडाओ है उन्होंने अपने डॉक्टर धर्म का पूरी तरह से पालन किया। उन्होंने देखा कि वह उस समय उन्होंने उस कैदी को देखा तो उन्होंने कैदी के रूप में नहीं बल्कि उसको एक मरीज के, एक पेशेंट के रूप में देखा। और उस जो पेशेंट था, जो मरीज़ था, वह उस समय सिर्फ उसको एक सहायता की ज़रूरत थी, एक चिकित्सा की ज़रूरत थी, जो डॉक्टर साडाओ ने उन्हें दी। उस समय डॉक्टर साडाओ ने इस कहानी में से जो हम देखते हैं, जो हमको शिक्षा मिलती है, जो हम इस कहानी के लास्ट में देखते हैं, इसका जो हम निष्कर्ष निकालते हैं तो हम देखते हैं कि आपस में अगर कितनी भी दुश्मनी हो तो हमें जो आपस में दुश्मनी को भुलाते हुए ज़रूरत के समय हमें डॉक्टर साडाओ की तरह ही मदद करनी चाहिए। ठीक है। तो इस कहानी में जो लेखिका हैं उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है और पर्ल एसबक ने उस समय की कठिनता को दिखाते हुए, जबकि जापान और अमेरिका में उतना आपस में विश्व युद्ध चल रहा था, तब भी आपस में जो इंसानियत थी उस इंसानियत को पर्ल एसबक ने अपनी स्टोरी में जीवित किया है। तो बच्चों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।